संगम विधानसभा में युवा मोर्चा आईटी सेल की मीटिंग हुई, क्या उद्देश्य था, क्या कहना है? जब फरवरी में चुनाव हो रहे हों तो उद्देश्य क्या बताऊं मैं और क्या सुनेंगे आप। उद्देश्य सिर्फ एक है, दिल्ली में 98 के बाद से इस जो हमारा सरकार नहीं बनी और जो हम सरकार के बाहर रहे, इस वर्ष 2025 में अपनी सरकार बनाना है और पिछले इतने सालों से जो जनता परेशान है उस जनता की सेवा करना है और उसको सुख सुविधाएं प्रदान करना है। इस बार कितनी सीटें ला रहे हैं दिल्ली में? सरकार बनेगी अच्छी मेजॉरिटी के साथ। सीट का जो आकलन है जो अभी हमारा है 55 से 60 का है, लेकिन अभी कैंडिडेट्स आएंगे, बदले जाएंगे, कैंडिडेट आएंगे, कौन सा कैंडिडेट आता है, किस क्षेत्र में अपोजिशन में कौन होता है, इन सब चीज़ों का अच्छा फैक्टर बनता है। पर यह सुनिश्चित है कि सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी दिल्ली में। अगर हम संगम बिहार विधानसभा खासकर हम बात करें, संगम बिहार विधायक दिनेश मोहनिया जी, अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ, जो वाटर कूलर लगवाए गए थे मंदिर मस्जिद के लिए, इनका टेंडर हुआ था 2023 और 24 में, उसका घोटाला सामने आया है। तो उसमें सतर्कता विभाग ने उसमें जांच में पाया भी है कि हाँ ये बिल्कुल, उन्होंने एलजी साहब को रिपोर्ट भी भेजी है। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पानी में हगा उतराता जरूर है, गांव की कहावत है। ये है तो टिप ऑफ आइसबर्ग। एक व्यक्ति ने पिछले 2013 के बाद आज तक सिर्फ और सिर्फ जिसने घोटाले ही किए हैं, तो अगर मैं कहूं कि अगर उसने 100 से ज़्यादा घोटाले किए हैं, उसमें एक घोटाला सामने आया। इस तरह के बहुत सारे घोटाले अभी आपके सामने आएंगे और जैसे इनकी सरकार ख़त्म होगी तो मैं नहीं समझता हूं कि मोहनिया जी इस क्षेत्र में घूमने लायक भी रहेंगे। जिस तरीके से हम बात करें कि जैसे फरवरी में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के दिल्ली में, जी हाँ, और गलियां चारों तरफ खुदी हुई है, सीवर का मामला डाला जा रहा है, सीवर के पाइप डाले जा रहे हैं, लेकिन सीवर की जो निकासी है जिससे ये सब जाएगा पानी मतलब निकल के, तो वहाँ पर तो पाइप वही है उतना, तो ये कवर्ड कैसे होगा, क्या है ये, किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है? देखिए, कभी भी सीवेज सिस्टम सक्सेसफुल तब होता है सीवर के लिए कि जब अच्छी मात्रा में जल अवेलेबल हो। आप अपने घर में जब कभी भी अपना यूज़ करते हैं, तो फ्लश करते हैं तो 8-10 लीटर पानी तो आप उसमें डालते ही। अब जिस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, जहाँ पर लोग बोतल खरीद के पानी पीते हैं, उस क्षेत्र में हर फ्लश के साथ 10 लीटर पानी कहाँ से लाएंगे? ये फ्लश का जो इन्होंने सीवर का सिस्टम है वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है। हर चुनाव के 3 महीने पहले ये शगुफा शुरू होता है कि पानी घर घर पहुंचाएंगे, सीवर घर घर लगाएंगे, और फिर 4.5 साल तक ये सो जाते हैं और सिर्फ बेईमानी करते हैं। 4.5 साल तक जो धन इकट्ठा होता है, फिर इकट्ठा करने के बाद 6 महीने ये सिर्फ पब्लिक का झूठ बोलते हैं। खुद सोचिए, मुझे आप जिस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है उस क्षेत्र में अगर आपने सीवर चालू करा भी दिया तो सीवर का फ्लो कहाँ से जाएगा, सीवर बाहर कैसे निकलेगा? और आप सब लोग देखते हैं कि महरौली बदरपुर रोड में हर चौथे दिन रोड में घुटने तक मैला पड़ा रहता है काले रंग का। अगर यह यहाँ का सीवर सिस्टम चालू किया तो सबसे पहले तो आप उस ट्रंक सीवर को भी तो बड़ा करेंगे ना, जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है, अब उस पर एक और सीवर सिस्टम आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? संगम विहार की गलियों में अभी आप पानी में घूमते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, कर मैले में घूमेंगे, बस इतना डिफरेंस होगा। और उसकी कृपा सिर्फ दिनेश मोहनिया जी की होगी और किसी दूसरे की नहीं होगी। वही जिम्मेदार होंगे इसके लिए। और ये जो भी पैसा खर्च होगा, ये पैसा गर्त में जाएगा। सरकार का ये जो जनता का पैसा है, ये गर्त में जाएगा और लोगों की जेबों में जाएगा। जिस तरीके से आप
जब यहाँ के विधायक थे अपने कार्यकाल में, आपने कई अवैध कब्जों पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा छुड़वाया था और भूमाफियों को एक तरफ उन्हें छोड़ना पड़ा था, लेकिन वही ज़मीन फिर दोबारा से दे दी गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? अब इसमें कहना क्या है? इसमें तो सिंपल सी बात है, विधायक अगर छुड़ा सकता है तो विधायक ले भी सकता है। एक ने छुड़ाया, दूसरे ने कब्जे किए। भाई अगर मेरे अंदर ताकत थी मैं भी तो ले सकता था उस ज़मीन को ना। तो मेरा उद्देश्य ये था कि संगम विहार में एक भी कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, ओल्ड एज होम नहीं है, बारात घर, ऐसी कौन सी सुविधा है जो मनुष्य को मिलनी चाहिए, नागरिक को मिलनी चाहिए, उसे मिले। और उन सब चीज़ों की वजह क्या थी कि यहाँ पर स्पेस ही नहीं, जगह ही नहीं। तो सबसे पहला कार्य ये था, अपने कार्यकाल में हमने किया कि ये जगह छुड़वाई, चाहे यहाँ का हो या 19 बीघा ज़मीन के ब्लॉक की हो, या आप माखन चोर मिठाई के पास करीब 1200-1400 गज की ज़मीन हो, जहाँ जहाँ जो ज़मीन सरकारी कब्जे में थी उस ज़मीन को मैंने छुड़वाया। और दूर मत जाओ, जब आप रतिया मार्ग से घुसते हो तो एक बड़ा सा प्लॉट था 3000 मीटर का, जिस पे लोग कब्जा कर रहे थे। उस समय जब मेट्रो नहीं बनी थी तो उस समय हमने प्लान किया था, हमने इस ज़मीन को खाली करा लिया, डीडीए को इसे कब्जा दे दिया, और डीडीए ने प्लान किया मैंने इस पे कि हम इसमें संगम विहार वासियों के लिए एक ड्यूप्लेक्स थिएटर, बारात घर, नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे होता है, उस ज़मीन का सही इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं हर चीज़ अच्छा हुआ। जो मैंने कब्जा छुड़ाया तो कम से कम आज मेट्रो बन रही है, वरना मेट्रो भी डावाडोल होती इस जगह, इस क्षेत्र पे। आगामी चुनाव में संगम विहार विधानसभा की जनता फिर दोबारा से एस.एल. गुप्ता को विधायक देखना चाहती है, तो क्या तैयारी है आपकी और क्या जनता से? देखिए, मैं कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। ईश्वर ने मुझे जो किसी व्यक्ति को दे सकता है वो मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरा वक्त है देने का, लेने का नहीं है। अब सोसाइटी को जो कुछ भी मैं, जो ऋण मैंने, जो उन्होंने, सोसाइटी ने मुझे दिया है, मेरा ऋण चुकाने का वक्त है। अगर क्षेत्र की जनता और प्रदेश का और देश का नेतृत्व मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब आपने सेवा करनी है, तो मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। और हर वो प्रोजेक्ट जो मैंने 2013 में अधूरा छोड़ा था, जैसे उदाहरण के तौर पे 99 करोड़ रुपए की पेरीफेरल लाइन, एक घर में टोटी वाला पानी पहुँचाने का। अनफॉर्चुनेटली आज दुखी हूँ मैं, क्योंकि एक मेन पाइपलाइन संगम विहार रतिया मार्ग में जा रही थी। आज उस लाइन को इतने छेद कर दिए हैं कि अगर पानी चालू होता है तो वो बाहर के ही 400-500 मीटर में बह जाता है। अब अगर भाई पेरीफेरल लाइन पड़नी है तो पहले मेन लाइन पड़नी पड़ेगी। अब तो वही खर्चा 3 गुना हो गया। पहले 100 करोड़ में था, अब 300-400 करोड़ रुपए लगेगा। तो सबसे पहला कार्य है तो पानी पहुंचाना, बेसिक सुविधाएं, रोड्स, सीवर सिस्टम तरीके से, एक प्लान्ड सीवर सिस्टम बनना। एजुकेशन के लिए जो ज़मीनें कब्जाई हैं हमारे सो कॉल्ड लोगों के द्वारा, उस ज़मीनों को फिर से छुड़ा करके और लोगों के हित पे, चाहे वो एक मैटरनिटी सेंटर हो, चाहे वो एक स्मॉल ओल्ड एज होम हो, 100-200 गज में है। बुढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग कहाँ बैठे हैं, किसी के पास बैठने की जगह नहीं है जहाँ पर वो बैठ के अखबार पढ़ सके। बच्चे का बर्थडे होता है तो कोई बर्थडे बनाने की जगह नहीं है सरकार की, जहाँ पे लोग अपना 500-1000 रुपये में लेकर के जगह बनाते। इन सब सुविधाओं का, और जो मैंने अपने काम में, जैसे अपने टाइम में मैंने 3 डिस्पेंसरी खोली। अब मेरे पास जगह नहीं थी, अब जगह मिलेगी तो हम एक अच्छा सा हॉस्पिटल, मैटरनिटी सेंटर खोलेंगे। ये जो शगुफा है, ये क्या नाम है, कौन सी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का, इन सब शगुफाओं को ख़त्म करेंगे। पैरेलल सिस्टम थोड़ी चल सकता है। भारत देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर और टर्सरी सेंटर का एक सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पर प्राइमरी सेंटर में इस तरह से होगी, इतनी पॉपुलेशन में होगी, ये मेडिसिन होगी, इतने बेड का अस्पताल होगा, सेकेंडरी सेंटर ऐसा होगा, टर्सरी सेंटर ऐसा होगा, जैसे एम्स। आपने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया
और मोहल्ला क्लिनिक बना दिया जहाँ कुछ है ही नहीं है, फैसिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। एक डॉक्टर को कहते हैं 5 रुपए देंगे या 10 रुपए देंगे, और 300 मरीज देखोगे तो 3000 दे देंगे, 5 मरीज देखोगे। आई मीन ये कोई सिस्टम है? एक अच्छा सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ही है, वो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कोई नए आए हैं केजरीवाल साहब अपना नया सिस्टम बनाने के लिए? तो जो एक सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम को अच्छी तरह से चला करके लोगों को अच्छी तरह से हेल्थ देंगे, और जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर मोबाइल वैन्स, जैसे मैं अपने कार्यकाल में करता था, के ब्लॉक के आगे नहीं जा सकती थी, मतलब सर जगह ही नहीं थी, तो मैं उन सब जगहों पे जहाँ भेजता था, नॉर्दर्न बस्ती भेजता था, हर जगह मोबाइल वैन जाती थी। मोबाइल वैन हफ्ते में 3 दिन रुकती थी, डॉक्टर जाता था, पूरा इलाज करता था लोगों का। इस तरह से जितनी हुई, और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM उदय योजना कल से शुरू कर दी है, 30 तारीख से। मैं कोशिश करूँगा कि संगम विहार विधानसभा में ऐसा कोई घर न बचे जिसकी PM उदय योजना के तहत रजिस्ट्री न हो। जब तक वो सिक्योर नहीं हो जाता है कि ये इसका जगह बन गई है, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं हो जो आयुष्मान योजना में 60 साल के ऊपर कवर न हो। ये हमारा कार्य है देखने का कि हम हर व्यक्ति को जो 60 के ऊपर है, हम उसको आयुष्मान योजना का कवरेज दें, जिससे लोगों को बुढ़ापा सरल हो। देखिए आज मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और ख़ास तौर तक बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए ही तो दुनिया भर की बीमारी शुरू होती हैं। यंग एज में तो सब निकल जाता है। तो जिस टारगेट को प्रधानमंत्री जी ने वो एक टारगेट लिया है, मैं कहता हूं कि वो बधाई के पात्र हैं। उनका तो जितना जितना है उनके सामने सर नमन है, जिन्होंने इतना से सोचा कि 60 साल के ऊपर के लोगों को किस तरह से हमें देना है। तो वो इस योजना को घर घर पहुँचाना, एक एक व्यक्ति को रजिस्टर कराना, उसका आयुष्मान का कार्ड देना, ये हमारी जिम्मेदारी है।